क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा क्या हो कि सच आपके सामने ही हो, पर आपको दिखाई न दे? और क्या होगा अगर तीन लोग मिलकर एक ही झूठ को इतना सच की तरह पेश कर दें कि पूरा शहर ही धोखा खा जाए? तो सुनिए आज की कहानी, अरब का व्यापारी और तीन धोखेबाजों का मामला। एक दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह हंसी, मजाक और बहस से गूंज रहा था। तभी दरबार के द्वार पर ढोलनगाड़ों की आवाज हुई। सिपाही बोला, हुजूर, अरब देश से एक बड़ा व्यापारी आपकी मुलाकात चाहता है। अकबर ने संकेत किया और एक लंबी दाढ़ी वाला, चमकीले रेशमी कपड़ों में लिपटा, धूप में चमकता हुआ सोने का हार पहने व्यापारी अंदर आया। उसके हाथ में एक बड़ा, भारी, सुंदर लकड़ी का संदूक था, जिस पर जटिल नक्काशी बनी थी। व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैं अरब से आया हूं। मैं खजानों का व्यापारी हूं, पर मेरे साथ यहां बड़ी धोखाधड़ी हो गई है। तीन लोगों ने मुझसे मेरा कीमती खजाना छीन लिया। दरबार हक्का बक्का। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, कैसा खजाना? व्यापारी ने धीरे से संदूक पर हाथ रखकर कहा, इस संदूक में एक ऐसी मोती की माला थी जो किसी साधारण मनुष्य के पास नहीं होती। ये अरब के राज दरबार की विरासत है। बात गंभीर थी। अकबर बोले, कौन कौन लोग दोषी हैं? व्यापारी बोला, हुजूर, तीनों शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं। एक धनी जौहरी, एक धार्मिक साधु और एक सराय का शराफतदार मालिक। अकबर हैरान। तीनों को तुरंत दरबार में बुलाया गया। तीनों आए और तीनों ने एक ही बात कही कि उन्होंने कुछ नहीं लिया, और तीनों की जबान पर इतनी सफाई, इतनी शांति थी कि लगता ही नहीं था कि कोई झूठ बोल रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराया, वही जानी पहचानी मुस्कान, जैसे कह रहा हो, मामला मजेदार है। शाम होने पर बीरबल ने दरबार से बाहर एक अंधेरी कोठरी मंगवाई। उसमें सिर्फ एक दीपक रखा और तीनों संदिग्धों को अंदर बैठा दिया। फिर कहा, जिसने चोरी की होगी उसका दिल डरता है, और डर की परछाई कभी छिपती नहीं। सब हैरान, ये कैसा तर्क है? रात गुजरी। सुबह बीरबल ने कहा, तीनों को बाहर लाओ। तीनों शांति से बाहर आए। दिखने में तीनों बिल्कुल सामान्य, किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। अकबर निराश। बीरबल, क्या ये खेल था? बीरबल मुस्कुराया। उसने सिपाही को आदेश दिया, तीनों की पीठ पर हाथ फेरो। सिपाही ने फेर दिया, और तभी अकबर ने देखा, सिर्फ जौहरी की पीठ पर हल्की सी राख लगी थी, बाकी दो की पीठ साफ। अकबर चौंक पड़े। बीरबल बोला, हुजूर, दीपक के लिए रात भर राख सुलग रही थी। ईमानदार व्यक्ति आराम से बैठा रहता है, पर चोर बेचैन होता है, उठता बैठता है। जौहरी ने घबराकर कई बार दीवार के पास जाकर सहारा लिया, और राख उसकी पीठ पर लग गई। पूरा दरबार, वाह वाह, बीरबल की जय। जौहरी ने डर के मारे घुटने टेक दिए। लेकिन अचानक व्यापारी चिल्लाया, रुको, वो माला अभी भी संदूक में नहीं है। पूरी सभा सन्न। बीरबल ने जौहरी की ओर देखा। जौहरी कांपते हुए बोला, सिर्फ मैं अकेला नहीं था, हम तीनों ने मिलकर माला ली थी। लेकिन माला अभी हमारे पास भी नहीं है, वो तो किसी और के पास पहुंच चुकी है। अकबर दहाड़े, किसके पास? जौहरी का गला सूख गया। हुजूर, वो दरबार में ही है, यही, हम सबके सामने। दरबार में खामोशी, सबकी निगाहें एक दूसरे के चेहरों पर। और अगले ही पल दरबार के मुख्य द्वार से तीन रंग बिरंगे कपड़े पहने, अतिरंजित मुस्कान वाले, मस्खरे हंसते हुए अंदर आए। जहांपनाह, लगता है अब हमारी बारी है। अब सवाल यह है, ये तीन मस्खरे कौन है? माला अब कहाँ है? क्या ये मामला साधारण चोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ा खेल है? और क्या ये वही है जिनकी कहानी आगे है? तीन धूर्त मस्खरों की शाही चुनौती जारी रहेगा भाग 2 में। पिछले भाग में जहां कहानी रुकी थी,
उसी पल दरबार के फाटक खुले और अंदर आए 3 रंग बिरंगे कपड़ों में सजे मसखरे। चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे दुनिया का सारा चालाकी ज्ञान उन्होंने ही खा लिया हो। मसखरों ने एक साथ झुककर सलाम किया। जहांपना, हम शाहीनपुर के शाही मसखरा मंडली से आते हैं। हमारा काम है हंसाना, उलझाना और सच्चाई को हंसते हंसते उजागर करना। अकबर ने गंभीरता से पूछा, माला कहाँ है? तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर ठहाका लगाया, इतना तेज कि दरबार की खिड़कियां क्षण भर को कांप गई। पहला मसखरा बोला, माला हमारे पास नहीं। दूसरा बोला, पर हमें मालूम है वो कहाँ है। तीसरा बोला, लेकिन बताने के बदले हमें मुकाबला चाहिए, खिलाड़ी चाहिए, बुद्धि की लड़ाई। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर की आंखें सिकुड़ी। किसके साथ मुकाबला? तीनों ने एक ही दिशा में उंगली उठाई, बीरबल की ओर। पूरा दरबार मुस्कुरा उठा। सब जानते थे, मतलब अब मजा आएगा। पहला मसखरा आगे आया। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था। बीरबल, इस थैले में 3 चीजें हैं, एक सच, एक झूठ और एक आधा सच। बिना खोले सिर्फ देखकर बताओ कौन सी चीज क्या है। बीरबल मुस्कुराया। तब तक का तो ये उसके लिए हल्का वार्म अप था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, थैला उठाया और सिर्फ उसे सूंघा। पूरा दरबार उत्सुक। बीरबल बोला, एक, पहला मूंगफली का छिलका, ये झूठ है, क्योंकि छिलका दिखता बड़ा है पर अंदर कुछ नहीं होता। 2, दूसरा चावल का दाना, ये आधा सच है, क्योंकि दाना है तो सही, पर अकेला भूख नहीं मिटा सकता। 3, तीसरी चीज, सिक्का, ये सच है, क्योंकि चाहे कम हो या ज्यादा, मूल्य कभी धोखा नहीं देता। दरबार वाह है। मसखरों के चेहरे का रंग थोड़ा उतर गया। दूसरा मसखरा सामने आया। उसने तीनों संदिग्धों को सामने बुलवाया, जौहरी, साधु और सराय मालिक। बीरबल, इन तीनों में सिर्फ एक ने माला को हाथ लगाया है। किसके हाथों में खुशबू बाकी है, ये बताओ। पर बिना छुए। बीरबल ने आंखें आधी बंद की। एक पल शांत रहा, फिर उसने साधु को देखकर कहा, माला को इसने छुआ है। साधु हक्का बक्का, पर मैंने कुछ नहीं लिया। बीरबल बोला, जब आपने दरबार में शपथ ली थी, तब आपने हाथ छाती पर रखा था, और तभी मैंने हल्की सी इत्र की सुगंध महसूस की, जो अरब की धूप में सिर्फ उस माला पर लगाई जाती है। जिसे छूता है, उसकी त्वचा वो सुगंध पकड़ लेती है। साधु चुप, अरब व्यापारी आंखें फैली हुई, अकबर प्रसन्न, मसखरे, गुस्से और मजाक का मिश्रण चेहरों पर। और अब तीसरी चुनौती, सबसे बड़ी। तीसरा मसखरा आगे आया। उसकी मुस्कान गहरी थी, जैसे वही पूरे खेल का असली सूत्रधार हो। उसने धीरे से कहा, बीरबल, तुम सही हो। माला को साधु ने छुआ, लेकिन माला अभी भी साधु के पास नहीं है, और जिसके पास है, वो व्यक्ति अभी इस दरबार में बैठा है। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर और बीरबल दोनों ने एक साथ आसपास बैठों को देखा। तीसरा मसखरा फुसफुसाया, वो व्यक्ति जिस पर सभी भरोसा करते हैं। बीरबल की आंखें गहरी हो गई। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे, अरब व्यापारी की ओर मुड़ा। दरबार में सन्नाटा। अरब व्यापारी हल्का सा मुस्कुराया। क्या क्या व्यापारी खुद इस खेल का मुख्य खिलाड़ी है? क्या ये कोई बड़ी साजिश थी? और मसखरे, क्या वास्तव में मसखरे हैं, या किसी और के भेजे हुए जासूस? कहानी यहां नहीं खत्म होती। असल खेल अब शुरू हुआ है, जारी रहेगा। भाग 3 में अरब व्यापारी का असली चेहरा। दरबार में अचानक की खामोशी। बीरबल की निगाहें सीधे अरब व्यापारी के चेहरे पर टिक गई। व्यापारी मुस्कुराया, वही धीमी, खामोश, चालाक मुस्कान। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, व्यापारी, ये क्या खेल है? तुम ही माला के चोरी होने की बात लेकर आए थे।
अब शक तुम पर ही क्यों उठ रहा है? व्यापारी ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपने रेशमी पगड़ी के कोने को पकड़ा और धीरे धीरे खोला। पगड़ी के अंदर से एक चमकदार मोती की माला झिलमिलाती हुई दिखाई दी। पूरा दरबार चौंक। सिपाहियों ने हाथ तलवार पर रख दिए। अकबर का चेहरा लाल, लेकिन सबसे ज्यादा मस्खरों के चेहरे पर मुस्कान थी। बीरबल ने शांत सुर में कहा, तो माला कभी चोरी हुई ही नहीं, और ये पूरा मामला एक जाल था। व्यापारी बोला, हां बीरबल, मैंने दरबार को नहीं, बल्कि इन तीनों को परखने आया था। उसने उंगली उठाई। 1, जौहरी लोभ में फंसता है। 2, सराय मालिक अफवाहें फैलाता है। 3, साधु धर्म का मुखौटा पहनकर लोगों को धोखा देता है। व्यापारी ने कहा, मैं अरब के राजा का दूत हूं। हमारे राज्य में तीनों जैसे लोग आतंक बन चुके हैं। मैं ये देखने आया था कि हिंदुस्तान में क्या सच को पहचानने वाला कोई है, और मैंने सुना था बीरबल से चतुर कोई नहीं। दरबार में गर्व का भाव छा गया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो ये सब परीक्षा थी? व्यापारी बोला, परीक्षा और निमंत्रण। जहांपनाह, अरब का बादशाह आपको साथ लेकर जाना चाहता है। अरब के दरबार में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वहां एक ऐसा खतरनाक व्यक्ति है जो राज्य को अंदर से खा रहा है। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखने लगे। दरबार में उत्सुकता बढ़ चुकी थी। मस्खरों ने भी अब अपना असली परिचय दिया। पहले मस्खरे ने अपनी टोपी उतारी। वो कोई मस्खरा नहीं, अरब का खुफिया जासूस था। दूसरे ने अपना मुखौटा हटाया। वो राज शास्त्रज्ञ था। तीसरे ने हंसते हुए कहा, और मैं अरब का दरबारी मंत्री। हम तीनों बीरबल की बुद्धि को जांचने आए थे, और वो हर परीक्षा में कांट की तरह नहीं, तलवार की तरह चमके। बीरबल हल्का सा झुक गया, सम्मान में पर अभिमान में नहीं। लेकिन यही कहानी का असली मोड़ आता है। व्यापारी ने कहा, बीरबल, आपको सिर्फ निमंत्रण नहीं दिया जा रहा, आपसे मदद मांगी जा रही है। अकबर ने पूछा, अरब में आखिर समस्या क्या है? व्यापारी ने धीरे धीरे कहा, अरब के राजा का एक सगा रिश्तेदार राजगद्दी पर कब्जा करना चाहता है। बीरबल गंभीर हो गया। अकबर ने भौहें सिकोड़ी। कौन? व्यापारी बोला, वह अकबर का अपना साला। पूरा दरबार हक्का बक्का। हवा जैसे रुक गई। अकबर की आंखें सख्त हो गई। क्या अकबर का ही साला अरब में षड्यंत्र कर रहा है? कहा जाता है साजिश हमेशा घर से शुरू होती है। अब सवाल यह है, क्या अकबर अपने ही साले का सामना करने जाएगा? बीरबल इस अंतर्राष्ट्रीय चालबाजी को कैसे सुलझाएगा? और अरब का दरबार वास्तव में कैसा है? जारी रहेगा भाग 4 में, अकबर के साले का षड्यंत्र। ये भाग मजाक चालाकी तड़का दरबारी स्वाद लेकर आएगा। दरबार में अब तक गूंजती खामोशी धीरे धीरे भारी होने लगी थी। अकबर के चेहरे पर वही तेज, वही शाही रोब, पर भीतर कहीं चोट भी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बात अरब के मुद्दे से होती हुई अकबर के साले तक पहुंच जाएगी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जिसे हम अपना मानते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और बोला, यात्रा तुरंत तैयार की जाए। मैं और बीरबल अरब चलेंगे। पूरा दरबार आश्चर्य में। बादशाह खुद? अकबर मुस्कुराया, देश के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। और बीरबल जोड़ता है, और साले से बढ़कर कोई मुसीबत नहीं। पूरा दरबार ठहाका। पहली बार इस गंभीर माहौल में हंसी फूटी। काफिला निकला। ऊंट, घोड़े, सैनिक, सुंदर ध्वज, और बीच में बीरबल, अपनी पुरानी साधी टोपी और वही मुस्कान, जैसे कह रहा हो, चलो कहीं कुछ गड़बड़ है, मजा आएगा। और मजा तो शुरुआत से ही आ गया। रास्ते में एक मोटा ऊंट चलने से इनकार कर बैठा। सिपाही उसे खींचते खींचते बेजार। ऊंट बैठकर गुर्राया। ऊं। बीरबल हंस पड़ा।
वो ऊंट के पास गया, कान में कुछ फुसफुसाया और ऊंट फटाफट उठकर भागने लगा। सिपाही अवाक। बीरबल, आपने ऊंट से क्या कहा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना कहा, साले के घर चल रहे हैं, ध्यान रखना, वहां सब चालाक है और गधा भी बनाकर बेच देंगे। ऊंट डर के मारे भागा। दरबार। हां, आखिर यात्रा पूरी हुई। अरब का दरबार, सुनहरी दीवारें, जालियों में रोशनी, इत्र की खुशबू और बीच में राज सिंहासन। सिंहासन पर अरब का राजा, अकबर का साला, कुल्ला पहने, मूंछें तनी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे वो सब कुछ जानता हो। अरे अरे अरे, मेरे प्यारे साले साहब, बिना बुलाए मेहमान भी आ गए। अकबर बिना हंसे बोला, बुलावा तो मिला है, छिपा हुआ। बीरबल धीरे से सिपाहियों की पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया। निरीक्षण शुरू। उसकी आंखें हर दीवार, फर्श, पर्दे, पहरेदार और नजरों को पढ़ने लगी। साला राजा ताली बजाता है और दरबार में 3 आदमी अंदर आते हैं। पहला, जौहरी जैसा चमकदार कपड़े पहनने वाला। दूसरा, साधु जैसी दाढ़ी वाला। तीसरा, सराय मालिक जैसा चालाक अंदाज वाला। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। ये वही 3 लोग हैं, लेकिन अरब के रूप में। तीनों आकर साले के कदमों में झुकते हैं। साला राजा मुस्कुराकर बोला, अब समझे हुजूर, चोरी, झूठ, चाल, ये सब मेरे राजनीतिक खेल का हिस्सा है और मैं अरब और हिंदुस्तान दोनों पर राज करना चाहता हूं। दुनिया जैसे थम गई। अकबर के सैनिकों ने तलवारें खींच ली, अरब के सैनिक भी सामने। पर तभी बीरबल ने हाथ उठाया। सभी रुक गए। जहां पनाह, तलवारें बाद में निकालिएगा, पहले एक सच सुन लीजिए। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, यह साला राजा अकेला नहीं है, इसके पीछे एक और बड़ा खिलाड़ी है। साला राजा चौंका। दरबार के मंत्री भी चुप हुए। अकबर ने पूछा, कौन? बीरबल ने धीरे से सिंहासन के पीछे जाली की ओर इशारा किया। सबकी नजरें मुड़ी और जाली के पीछे से एक छाया उभरी। एक चेहरा, गहरी आंखें, काला कोट, हाथ में सर्प की आकृति वाला दंड और आवाज, मैं ही हूं, खेल का असली संचालक। अब सवाल है, यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है? क्या इसका बीरबल से पहले भी सामना हुआ है? क्या यह खेल सिर्फ सत्ता का है या कुछ और गहरा? जारी रहेगा भाग 5 में। गुप्त छाया का रहस्य 3। इसमें रहस्य खुलेगा, बुद्धि की जीत होगी और अंत में एक जबरदस्त मोरल वाला तड़का होगा। अरब के शाही दरबार में सबकी नजरें उस रहस्यमय छाया पर टिकी थी। वो धीरे धीरे बाहर आया। ऊंची काली पगड़ी, गहरी आंखें और हाथ में सांप के आकार वाला दंड। उसकी आवाज रेशम जैसी मुलायम और तलवार जैसी तेज। मेरा नाम है जाफर अल-बातिन, जिसे दुनिया छाया का सुल्तान कहती है। बीरबल ने आंखें हल्की सिकोड़कर उसे देखा, जैसे उसे पहचान रहा हो। जाफर बोला, बीरबल, तुम और मैं पहले भी मिले हैं, याद है वह रात जब लखनऊ के मेले में मैंने राजा की शर्तों को हंसते हंसते मोड़ा था? बीरबल थोड़ा मुस्कुराया। हूं, तो तुम ही थे जो हर चेहरे में नकाब ढूंढते थे और आज खुद नकाब बन गए हो। जाफर हंसा, मैं खेल रचता हूं और राजाओं को मोहरों की तरह चलाता हूं। ये साला राजा भी मेरी मोहर है। अब हिंदुस्तान मेरा होगा। साला राजा इठलाते हुए बोला, और इस बार तुम्हारी बुद्धि नहीं चलेगी बीरबल। बीरबल ने धीरे से ताली बजाई। दरबार की बत्तियां हल्की हिलने लगी। सिपाहियों ने देखा, साले राजा के पीछे खड़े 2 अंगरक्षकों की आंखें अचानक चमक उठीं। वे आगे आए और बिना कुछ बोले साले के दोनों हाथ पकड़कर जकड़ लिए। पूरे दरबार में हलचल। साला चिल्लाया, ये धोखा है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, धोखा वही है जो दिखाई न दे।
ये दोनों तुम्हारे पहरेदार नहीं, अरब के सुल्तान के जासूस हैं। जाफर के चेहरे से शांति का नकाब उतर गया। उसने अपना दंड उठाया, पर तभी बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, रुको। बीरबल धीरे धीरे जाफर के पास पहुंचा। वो बोला, जाफर, तुम जीत सकते थे, लेकिन तुमने एक गलती की। जाफर गुर्राया। कौन सी? बीरबल ने कहा, तुमने अपना चेहरा दिखा दिया। छाया को छाया ही रहना चाहिए, प्रकाश में आते ही वो खत्म हो जाती है। जाफर ने तलवार की ओर हाथ बढ़ाया और उसी क्षण बीरबल ने पर्दे के खंभे में छिपा रस्सी खींच दी। ऊपर से गिरा बड़ा रेशमी जाल, सीधे जाफर पर। सिपाही दौड़े, जाफर पकड़ा गया। साला राजा घुटनों पर गिर पड़ा। माफी, माफी, अकबर ने सख्त स्वर में कहा। राज्य धोखा नहीं सहता और उसे अरब के सुल्तान को सौंप दिया गया। सुल्तान ने बीरबल और अकबर का स्वागत किया। बड़े भोज, सम्मान, संगीत। सुल्तान ने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ बुद्धि नहीं दिखाई, तुमने हमें सत्य और धैर्य का मार्ग दिखाया। बीरबल मुस्कुराया। जहांपनाह, बुद्धि तलवार की तरह नहीं, रोशनी की तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। अकबर ने कहा, और सबसे बड़ा राज यही है कि दुश्मन कभी बाहर नहीं होता, वो अंदर ही जन्म लेता है, दिल में, लालच में, अहंकार में। मोरल, कभी भी किसी के बाहरी चेहरे पर मत जाओ। असली राज हमेशा अंदर होता है। रिश्ते, बातें, भरोसा, सबकी परीक्षा समय खुद लेता है, और बुद्धि वही है जो समय को भी मात दे दे। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, मैं पानी पर चल सकता हूं? आप हंसते होंगे, है ना? पर क्या हो अगर कोई सच में ऐसे चप्पल बेचने लगे जो आदमी को नदी के ऊपर चलवा दे और पूरा शहर उसके पीछे पागल हो जाए? पानी पर चलने वाले चप्पल का व्यापार। एक दिन सुबह सुबह आगरा शहर में अजीब तमाशा देखने को मिला। लोग यमुना किनारे इकट्ठे थे। शोर था, तालियां थी, हंसी थी, और बीच में एक आदमी लाल पगड़ी पहने, उतने ही लाल दांत दिखाते हुए चिल्ला रहा था, आओ, आओ, ये चप्पल पहनकर पानी पर चलो। तैरना नहीं आता? कोई बात नहीं। डूबने से डर लगता है? कोई बात नहीं। मैं हूं ना, चमत्कारी पानी चालू चप्पल वाला। लोगों की आंखें गोल, मुंह खुले और कान फटाफट उसके शब्द पकड़ते हुए वो आदमी चप्पल पहनता, पानी में कदम रखता और वाकई धीमे धीमे पानी की सतह पर चलने लगता। भीड़, वाहें। एक बूढ़ी औरत तो घुटने टेक कर बोली, बेटा, तू खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है। कुछ ने सोचा जादू है, कुछ ने सोचा चमत्कार, कुछ ने सोचा ये खरीदो, ये खरीदो। और देखते ही देखते चप्पल बिकने लगी। एक चप्पल 50 सोने के सिक्के। लेकिन अफसोस, जैसे ही लोग नदी में कदम रखते, छपाक, 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 सब सीधे पानी में। कोई बाल खींचता, कोई मूंछ पकड़ता, कोई कहता, मेरी धोती तो निकल गई रे। पूरा घाट एक गुस्से वाला तालाब बन गया। लाल दांत वाला व्यापारी चिल्लाया, अरे मूर्खों, चप्पल से नहीं, भरोसे से चलना पड़ता है। भरोसा कम तो तुम डूबे। भीड़ और भड़क गई। शहर में हंगामा हो गया। मामला दरबार तक पहुंचा। अकबर ने उसे बुलाया। व्यापारी फिर वही दांत दिखाकर बोला, जहांपनाह, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सिर्फ चप्पल बेची, चलना तो उनके दिल पर था। समूचा दरबार मुस्कुरा रहा भी था और गुस्सा भी। अकबर चुप। बीरबल आगे आया। वो मुस्कुराता नहीं था, बस सीधा व्यापारी को देखता रहा। तुम पानी पर कैसे चल लेते हो? व्यापारी ने अपनी आंखें घुमाई। क्यों बताऊं? बीरबल शांत था। क्योंकि अगर तुमने नहीं बताया तो आज तुम चप्पल पर नहीं, जंजीरों पर चलोगे। व्यापारी का चेहरा ढीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं बताता हूं।
वो नदी किनारे ले जाया गया। वहां उसने जहां उसकी चालाकी छिपी थी, इशारा किया। पानी के नीचे पत्थरों की पंक्ति थी, बस सतह से थोड़ी नीचे। वही व्यापारी चलते समय कदम रखना जानता था। बाकी लोग सीधे पानी में। पूरे दरबार ने सच देख लिया। लोग गुस्से से चीखे, ठग, धोखेबाज, जालसाज। लेकिन बीरबल ने उसे तुरंत पकड़ने का आदेश नहीं दिया। सब हैरान। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या इस धोखेबाज को छोड़ दोगे? बीरबल बोला, नहीं जहां पनाह, इसे छोड़ना नहीं, इसे चलने देना है, क्योंकि ये आदमी अकेला नहीं खेल रहा। इसके पीछे कोई और बड़ा दिमाग है। अकबर चौंक गया। कौन? बीरबल ने नदी की सतह पर नजरें टिका दी। धीरे से बोला, वही व्यक्ति जो कल नकली सोने की ईंटें बेचने वाला है। व्यापारी की आंखें फटी। वो डर गया। पूरा शहर आने वाले तूफान का इंतजार करने लगा। अब प्रश्न है, नकली सोने की ईंटें बेचने वाला कौन है? क्या वह इस व्यापारी का मालिक, साथी या गुरु है? और क्या ये मामला सिर्फ व्यापार का है या राज्य को धोखा देने की बड़ी साजिश? जारी रहेगा भाग 2। नकली सोने की ईंटें और बीरबल का सबसे तेज जाल। लाल दांत वाले व्यापारी को पकड़कर दरबार में रखा गया था, लेकिन बीरबल ने उसे कैद नहीं किया। बस कहा, नदी के पास ही रहो, कहीं मत जाना, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। व्यापारी के चेहरे पर डर और घबराहट साफ थी। वो समझ चुका था कि बीरबल उसके खेल को पूरी तरह पकड़ चुका है, पर अब वो चुप था। अगले ही दिन शहर में नई हलचल। शहर के चौक में एक और व्यापारी आया, पर ये वाला राजसी कपड़ों में। सोने के कंगन, हीरे का हार, आंखों में चमक। नहीं, चमक नहीं, लालच का नशा। वो चिल्ला रहा था, मुगल दरबार लुट गया है, मैं असली सोने की ईंटें बेच रहा हूं, वो भी आधे दामों में। ले लो, ले लो, फटाफट खरीदो। लोग उसकी ईंटों को देखते और आंखें चौंधिया जाती। चमकदार, सड़क पर खड़े लाल दांत वाला पुराना व्यापारी उसे देखकर कांपने लगा। बीरबल दरबार की खिड़की से ये सब शांत चेहरे से देख रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इस ठग को कल क्यों नहीं पकड़ा? तुमने इसे जानबूझकर खुला छोड़ा है, क्यों? बीरबल बस मुस्कुराया। जहां पनाह, अगर आप मकड़ी को पकड़ना चाहते हैं तो जाला गिराने नहीं, जाला बुनने देना पड़ता है। बीरबल ने सिपाहियों को आम आदेश दिया, कोई भी दखल न दो, लोग खरीदे, देखने दो। देखते देखते भीड़ जमा हो गई। लोग ईंटों को हाथ में उठाकर देखते। वो भारी भी थी, चमकीली भी। सब यकीन कर बैठे, ये तो असली सोना है। शहर के अमीर और व्यापारी थैले भर भर कर सोना लेकर खरीदने लगे। पुराना पानी चप्पल व्यापारी घबराकर बीरबल से बोला, साहब, ये वही है जिसने मुझे भी ठगी सिखाई थी। वही गुरु, इसका नाम है माया शाह। बीरबल बोला, मैं जानता था। अकबर चौंक पड़ा। तो फिर तुमने उसे पहले से क्यों नहीं पकड़ा? बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि ठग को तभी पकड़ा जाता है जब उसका लाभ शुरू हो और उसका अहंकार पूरा हो गया हो। शाम को माया शाह दरबार में बुलाया गया। वो शाही कपड़ों में आया, गर्व से तना हुआ, चेहरा जैसे कह रहा हो, तुम सब मूर्ख हो, मैं राजा हूं। अकबर ने पूछा, क्या तुमने नकली ईंटें बेची? माया शाह हंसा, जरूर बेची, लेकिन लोगों ने खुद खरीदी, किसी को जबरदस्ती नहीं की। मैं ठग नहीं, उनकी इच्छा का व्यापारी हूं। पूरा दरबार एकदम चुप। वो आगे बोला, दोष मेरा नहीं, दोष उनके लालच का है। बीरबल ने धीरे से कहा, ठीक है, फिर हम जरा उन ईंटों को पिघला लेते हैं। माया शाह के चेहरे की हंसी जम गई। अकबर ने आदेश दिया, भट्टी ले आओ। भट्टी जलाई गई। लाल आग भभकने लगी।
लोग अपनी अपनी ईंटें लेकर खड़े। बीरबल ने कहा, पहली ईंट वो लाओ जो माया शाह ने खुद चुनी थी। माया शाह कांप गया, पसीना टूट गया। सिपाहियों ने ईंट भट्टी में डाली और जैसे ही ईंट पिघलने लगी, सोना नहीं, काला बदबूदार तारकोल जैसा पदार्थ बहने लगा। नकली, पूरा नकली। भीड़ गुस्से से गरज उठी। धोखेबाज, जालसाज, ठग। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। माया शाह चिल्लाया, बीरबल, तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, इस खेल का असली मालिक मैं नहीं हूं। अकबर ने पूछा, तो फिर कौन? माया शाह ने घुटने के बल गिरते हुए कहा, छाया। हां, वो फिर वापस आ गया है। बीरबल की आंखें हल्की सिकुड़ी। अकबर ने पूछा, नाम बताओ। माया शाह की आवाज फट गई, जाफर अलबातिन। वह छाया फिर फैल चुकी है। अब सवाल यह है, जाफर फिर कब और कैसे लौटा? इस बार उसका मकसद क्या है? और क्या यह ठगी अब सिर्फ व्यापार की नहीं, सिंहासन की है? जारी रहेगा भाग 3। छाया का जाल। बीरबल की सबसे कड़ी परीक्षा। लाल दांत वाले व्यापारी को पकड़कर दरबार में रखा गया था, लेकिन बीरबल ने उसे कैद नहीं किया। बस कहा, नदी के पास ही रहो, कहीं मत जाना, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। व्यापारी के चेहरे पर डर और घबराहट साफ थी। वो समझ चुका था कि बीरबल उसके खेल को पूरी तरह पकड़ चुका है, पर अब वो चुप था। अगले ही दिन शहर में नई हलचल। शहर के चौक में एक और व्यापारी आया, पर ये वाला राजसी कपड़ों में। सोने के कंगन, हीरे का हार, आंखों में चमक। नहीं, चमक नहीं, लालच का नशा। वो चिल्ला रहा था, मुगल दरबार लुट गया है, मैं असली सोने की ईंटें बेच रहा हूं, वो भी आधे दामों में। ले लो, ले लो, फटाफट खरीदो। लोग उसकी ईंटों को देखते और आंखें चौंधिया जाती। चमकदार, सड़क पर खड़े लाल दांत वाला पुराना व्यापारी उसे देखकर कांपने लगा। बीरबल दरबार की खिड़की से ये सब शांत चेहरे से देख रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इस ठग को कल क्यों नहीं पकड़ा? तुमने इसे जानबूझकर खुला छोड़ा है, क्यों? बीरबल बस मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर आप मकड़ी को पकड़ना चाहते हैं तो जाला गिराने नहीं, जाला बुनने देना पड़ता है। बीरबल ने सिपाहियों को आम आदेश दिया, कोई भी दखल न दो, लोग खरीदे, देखने दो। देखते देखते भीड़ जमा हो गई। लोग ईंटों को हाथ में उठाकर देखते। वो भारी भी थी, चमकीली भी। सब यकीन कर बैठे, ये तो असली सोना है। शहर के अमीर और व्यापारी थैले भर भर कर सोना लेकर खरीदने लगे। पुराना पानी चप्पल व्यापारी घबराकर बीरबल से बोला, साहब, ये वही है जिसने मुझे भी ठगी सिखाई थी। वही गुरु, इसका नाम है माया शाह। बीरबल बोला, मैं जानता था। अकबर चौंक पड़ा, तो फिर तुमने उसे पहले से क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि ठग को तभी पकड़ा जाता है जब उसका लाभ शुरू हो और उसका अहंकार पूरा हो गया हो। शाम को माया शाह दरबार में बुलाया गया। वो शाही कपड़ों में आया, गर्व से तना हुआ, चेहरा जैसे कह रहा हो, तुम सब मूर्ख हो, मैं राजा हूं। अकबर ने पूछा, क्या तुमने नकली ईंटें बेची? माया शाह हंसा, जरूर बेची, लेकिन लोगों ने खुद खरीदी, किसी को जबरदस्ती नहीं की। मैं ठग नहीं, उनकी इच्छा का व्यापारी हूं। पूरा दरबार एकदम चुप। वो आगे बोला, दोष मेरा नहीं, दोष उनके लालच का है। बीरबल ने धीरे से कहा, ठीक है, फिर हम जरा उन ईंटों को पिघला लेते हैं। माया शाह के चेहरे की हंसी जम गई। अकबर ने आदेश दिया, भट्टी ले आओ। भट्टी जलाई गई। लाल आग भभकने लगी। लोग अपनी अपनी ईंटें लेकर खड़े। बीरबल ने कहा, पहली ईंट वो लाओ जो माया शाह ने खुद चुनी थी। माया शाह कांप गया,
पसीना टूट गया। सिपाहियों ने ईंट भट्टी में डाली और जैसे ही ईंट पिघलने लगी, सोना नहीं, काला बदबूदार तारकोल जैसा पदार्थ बहने लगा। नकली, पूरा नकली। भीड़ गुस्से से गरज उठी। धोखेबाज, जालसाज, ठग। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। माया शाह चिल्लाया, बीरबल, तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, इस खेल का असली मालिक मैं नहीं हूं। अकबर ने पूछा, तो फिर कौन? माया शाह ने घुटने के बल गिरते हुए कहा, छाया। हां, वो फिर वापस आ गया है। बीरबल की आंखें हल्की सिकुड़ी। अकबर ने पूछा, नाम बताओ। माया शाह की आवाज फट गई, जाफर अलबातिन। वह छाया फिर फैल चुकी है। अब सवाल यह है, जाफर फिर कब और कैसे लौटा? इस बार उसका मकसद क्या है? और क्या यह ठगी अब सिर्फ व्यापार की नहीं, सिंहासन की है? जारी रहेगा भाग 3, छाया का जाल, बीरबल की सबसे कड़ी परीक्षा। माया शाह की आवाज अब भी हवा में गूंज रही थी, जाफर अलबातिन, वो वापस आ चुका है। अकबर के दिल में चिंता और दरबार में सन्नाटा। सिपाही माया शाह को ले गए, पर बीरबल की आंखें यमुना नदी के बहते पानी पर टिक गई, जैसे वो सोच नहीं, भविष्य देख रहा हो। रात, किला शांत, पर हवा बेचैन। अचानक किले की मीनार पर कदमों की आवाज। बीरबल अकेला खड़ा, और पीछे से एक धीमी आवाज, मैंने कहा था। छाया वापस आती है। बीरबल पीछे मुड़ा, जाफर सामने, पर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक अजीब थकान थी। बीरबल शांत, तुम फिर हारने आए हो? जाफर हंसा, पर हंसी अंदर से टूटी हुई। नहीं, इस बार हारने नहीं, इस बार सच्चाई बताने आया हूं। बीरबल की भौहें हल्की उठीं। जाफर बोला, मैं ठग नहीं था बीरबल, मैं कभी था ही नहीं। दुनिया ने मुझे ठग बना दिया, क्योंकि मैंने सवाल पूछे और समाज ने उन्हें खतरा समझ लिया। बीरबल चुप सुनता रहा। जाफर आगे बोला, लोगों को सच सुनना पसंद नहीं, वे चमत्कार देखना पसंद करते हैं। इसलिए मैंने चमत्कार बेचना शुरू कर दिया। पानी पर चलने वाला चप्पल, सोने की ईंटें, सब कुछ। बस दुनिया को उसकी लालच का आईना दिखाने का तरीका था। बीरबल धीरे से बोला, लोगों की गलतियां दिखाते हुए तुम खुद गलत बन गए जाफर। जाफर की आंखें भर आई। हां, और यही मेरी सबसे बड़ी हार है। उसने धीरे से अपनी छड़ी जमीन पर रख दी। बीरबल आगे बढ़ा और जाफर के कंधे पर हाथ रखा। अभी भी देर नहीं हुई है। जाफर ने गहरी सांस ली। मेरे जाने का समय है, मेरी कहानी यही खत्म होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी नहीं, क्योंकि तुम लोगों को सिखाते हो और मैं सिर्फ सजा देता था। चांदनी के नीचे जाफर धीरे धीरे पीछे हट गया और नदी की दिशा में चलता गया। पानी उसे डुबो नहीं रहा था और न वो उस पर चल रहा था। वो बस गायब हो गया, मानो सच में वो छाया हो। बीरबल ने धीमे से कहा, छाया चली गई, अब प्रकाश करना है। अगली सुबह दरबार। अकबर चिंतित, सब ठीक हुआ? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, खेल ठगी का नहीं था, आईने का था। जाफर ने लोगों की लालच दिखा दी और हमने लोगों को समझ दे दी। अकबर ने कहा, और दुकानदार? बीरबल बोला, अब वो पानी पर नहीं, ईमान की जमीन पर चलेगा। लोगों ने बीरबल की ओर देखा और पहली बार हंसी के साथ शर्म भी महसूस की। मोरल, चमत्कार चीजों में नहीं होता, चमत्कार इंसान के दिल में होता है। जो दूसरों को धोखा देने निकलता है, सबसे पहले खुद को खो देता है, और जो सच और ईमान के रास्ते पर चलता है, वो पानी पर तो नहीं चलता, पर जिंदगी पर आसानी से चल लेता है। अकबर, बीरबल और आधे सच का बाजार। एक दिन दरबार की सुबह चटक धूप से चमक रही थी। गुलाब की क्यारी से खुशबू उठ रही थी, पर सम्राट अकबर की भौहें तनी थी।
हाथ में एक विचित्र फरमान था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हवालगान लागू, और नीचे मुहर शाही दफ्तर की। अकबर ने फरमान मेज पर पटका। बीरबल, ये किसने जारी किया? किस अक्लमंद ने हवालगान यानी हवा पर कर लगा दिया? प्रजा में खलबली मच गई है। हर दुकानदार से कहा जा रहा है कि जो भी दुकान पर हवा आती जाती है उस पर कर देना होगा। बीरबल मुस्कराया नहीं। उसने फरमान उल्टा पलटा, कागज की गंध सूंघी, किनारों को देखा, फिर बोला, जहां पनाह, मुहर असली है, लेकिन कलम की स्याही नई और कागज पुराना। कोई चालाक है जिसने पुराने कागज पर नई स्याही से आदेश लिखकर आपकी मुहर किसी और कागज से उतार कर इसमें उतार दी है। ये जालसाजी है। अकबर ने तल्खी से कहा, तो फिर चोर मुंशी को पकड़ो। मगर जल्दी। प्रजा का भरोसा डोल रहा है। दरबार में बैठे कई मंत्री फुसफुसाने लगे। सबकी आंखें एक दिशा में टिक रही थी, तस्लिमुल मुल्क की ओर, जो नई नी रेवड़ी नुमा करपर्चियों का समर्थक था, पर आज असामान्य रूप से चुप था। बीरबल ने धीरे से झुककर कहा, हुजूर, इसकी जड़ चांदनी चौक के उस कोने में है जहां रात को आधे सच का बाजार लगता है। आधे सच का बाजार? अकबर ने आंखें तरेरी। जी, वहां अफवाहें आधे आधे सच के टुकड़ों में बिकती है। खरीदार उन्हें जोड़कर पूरा झूठ बना लेते हैं। अकबर ने खंजर जैसी मुस्कान की। ठीक, जाओ और इस आधे सच को पूरा सच बनाकर मेरे सामने लाओ। बाजार का तमाशा। रात उतरते ही चांदनी चौक के पीछे वाले गलियारे में अनोखा मेला लगा। कुछ दुकानें लालटेन की मंद रोशनी में जगमगा रही थी, पर बिक रहा था कानाफूसी का चूर्ण, जादुई मुहर छाप, लिखाई बदलने की कलम, और एक कोने में एक बूढ़ा किस्सा खान बैठा आधे वाक्य बेच रहा था। सम्राट ने आधा सच, दरबार आज आधा सच, शाही खजाने से आधा सच। हर खरीदार आधा वाक्य खरीदता और दूसरे ठेले से जोड़ी लगाकर अपने मतलब का पूरा झूठ बनाता। बीरबल फकीर के भेष में पहुंचा। आंखों पर घिसी हुई सुरमई कजल, हाथ में लकड़ी की माला और दाढ़ी में चंद सफेदी। साथ में उसका विश्वस्त खुफिया सेवक गोपी, जो कंगन बेचने वाले की तरह कपड़े पहने था। उन्होंने देखा कि बाजार की सबसे लोकप्रिय दुकान पर भीड़ है, रहस्यमयी रसीद वाला। वो रसीदें बेच रहा था जिन पर लिखा था, हवालगान जमा 1 माह। हर रसीद पर शाही जैसी मुहर की छाप। बीरबल ने चुपके से एक रसीद खरीदी और उतनी ही चुपके गोपी को इशारा किया, रात के तीसरे पहर इसी दुकान को फॉलो करना। गोपी ने दाढ़ी खुजलाई और भीड़ में गुम हो गया। शाही महकमे में हलचल। सुबह दरबार में अफरात फरी थी। सराय वाले, तेली, चूड़ी वाले, सब जमा। सबने हवालगान की रसीदें दिखाई। अकबर ने एक एक रसीद पर हाथ फिराया, आंखें सिकोड़कर बोला, ये मुहर मेरी जैसी है, पर मेरी नहीं। असली मुहर में जेरे खित नीचे इलाही 9 उकेरा है, और इसमें इलाही 9 नुक्ते का मामूली फक, पर राज्य के लिए बड़ा। बीरबल ने सहजता से कहा, जहां पनाह, जालसाज शाही मर्यादा समझता है, तभी तो नकल इतनी करीबी। अब खेल सीधे पकड़ में आएगा। तभी गोपी अंदर आया। उसने धीमी आवाज में बताया कि रसीद वाला रात के तीसरे पहर मीर दफ्तर, शाही लेखा विभाग की पिछली दीवार से लगा और किसी को काली पोथी सौंप कर गया, जिसमें आधे सच के पूरे हिसाब दर्ज है। अकबर गरजे, मीर दफ्तर, मेरी दफ्तरी दीवार का इस्तेमाल, ये गुस्ताखी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, जाल को जल्दी काटेंगे तो मछलियां भागेंगी। मुझे 1 रात और दे, मैं जांच पूरी करूं। तब ऐसा फंदा डालूंगा कि एक साथ 3-4 सिरों से धागा बाहर निकले। अकबर ने हामी भरी। बीरबल की जांच, इन्वेस्टिगेशन। 1. स्याही परीक्षा। बीरबल ने नकली रसीदों की स्याही पर नींबू और गर्म पानी की बूंदें डाली। जहां असली शाही स्याही होती, वो हल्की नीली झलक देती।
यहां हल्का बैंगनी चित्तीदारपन उभरा। ये नसरानी स्याही है, आगरा के मिश्रित रंगों की, जिसे एक खास पक्के घोट में पकाया जाता है। बीरबल ने कहा। 2 कागज की धार। रसीद के कागज के किनारे पर उसने नाखून घिसा। महीन रेशे अलग हुए। ये सराय एतीसरा, तीसरे सराय के कागज है। वहां के कागज की रग पहचान लो तो दुकान भी पहचान लो। 3 मुहर की काट। बीरबल ने मृदु मोम, नरम मोम में नकली मुहर की छाप ली। छाप के चौथे पंखुड़ी में छोटा सा टूटा नक्काशी बिंदु था, यानी मुहर जिस पत्थर पर काटी गई वहां नक्काश की छेनी फिसली होगी। शहर में ऐसे पत्थर एक ही जगह मिलते हैं, खैराती बावली के पीछे। 4 आधे सच की पोथी। गोपी रात में काली पोथी का पता लगाकर लौटा। उसमें संदेशों के टुकड़ों के कोड थे। अ शाही, ब फरमान, स लगान, द हवा, य मुहर, ग जमा। इन्हें जड़कर रसीद तैयार होती। शाही फरमान, हवालगान जमा। 5 छापे खाना या हाथ। बीरबल ने लिखावट के हल्के टिल्ट पर ध्यान दिया। अक्षरों का झुकाव एक ओर था। अगर छापे खाना होता तो झुकाव नहीं। ये हाथ से कॉपी करने वाला है, संभवतः कोई दफ्तर का प्रशिक्षित मुंशी। ये 5 सुराग बीरबल की जेब में चमकने लगे। आधे सच के पीछे का पूरा गिरोह। अगली रात बीरबल और गोपी ने खैराती बावली के पीछे झाड़ियों में आराम से बैठकर इंतजार किया। कुछ देर बाद 3 छायाएं आई। पहली दुबला पतला, पतली लंबी उंगलियां। दूसरी गठीला, कंधे चौड़े। तीसरी झुकी हुई पीठ पर कदम बेहद फुर्तीले। पहला झपटकर पत्थरों की दीवार के पीछे छिपे छोटे छेद से लोहे का सांचा निकाला। दूसरा एक थैली से कागज और स्याही निकाला। तीसरा पहरे पर था। तीनों ने मिलकर मुहर काटी, रसीद लिहाज और मोहर मारी कर दी। काम इतनी सफाई से कि चांद की किरणें खुद हैरान। बीरबल ने गोपी को इशारा किया, अब नहीं, पूरी डोरी पकड़े बिना मत दौड़ना। तीनों रसीदें लेकर सराय तीसरा की ओर बढ़े, वही जहां से कागज आया था। वहां एक चौथी परछाई इंतजार कर रही थी। सिर पर पगड़ी, आंखों में चालाकी, सराय का मुनीम। उसने रसीदों की गठरी ली और बोला, कल बड़ी मछली फंसेगी, माल शाही, शाही माल से भी वसूली करेंगे। आधा शहर हमारा। यही बीरबल ने अपनी चाल चली। गोपी ने अंधेरे से आगे बढ़कर जमीन पर नमक और महीन रेत छिड़क दी। रसीदों की गठरी नमक में लथपथ हुई। उंगलियों के पसीने ने कणों को चिपका दिया। अब उंगलियों के छाप मिलेंगे। तीनों परछाइयां अलग अलग दिशाओं में बंट गई और बीरबल ने चौथे को चुपचाप पीछा किया। वो पहुंचा मीरे दफ्तर की पिछली दीवार तक, वही जगह जहां से काली पोथी का खेल चलता था। दीवार की छोटी जाली खुली। अंदर से किसी ने हाथ बाहर निकाला और रसीदें ले ली। बीरबल की आंखें पलक भर बंद हुई। अंदर कोई अपना है। दरबार में शह और मात। सुबह दरबार खचाखच भरा। अकबर की नजरें बिजली सी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, क्या मैं आज दरबार को दुकान बना सकता हूं? क्या मतलब? आज दरबार में आधे सच का बाजार लगेगा। जो खरीदेगा वो खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने 4 मेजें लगवाई। 1 काना फूसी का चूर्ण, 2 मुहर छाप, 3 नकली स्याही, 4 आदेश जोड़ो सेवा। लोग तमाशा देखने लगे। तभी तस्लीमुल मुल्क आगे बढ़े। ये दरबार है या बाजार? ये अपमान है। बीरबल शांत बोला, दरबार का अपमान तब होता है जब उसकी मुहर का अपमान हो। आज हम देखने आए हैं कि खरीदार कौन है। ये कहते हुए बीरबल ने चौकस सैनिकों को संकेत किया। चारों मेजों पर बैठे नकाबपोश असल में गुप्तचर थे। जैसे ही एक लंबी उंगलियों वाला आदमी मुहर छाप वाली मेज पर झुका, गुप्तचर ने उसके हाथ पर चिपका नमकरे दिखाकर कहा, कल्लू नक्काश
खैराती बावली के पत्थरों पर मुहर काटने वाला, वो हक्का बक्का पकड़ लिया गया। दूसरा, गठिला आदमी नकली स्याही पर आया। गुप्तचर बोला, हलवाई? नहीं, स्याही ग्रोह में रंग घोटने वाला, बदरू रंगसाज। तीसरा, झुकी पीठ वाला, आदेश जोड़ो मेज पर फंसा, नानक मुंशी, दफ्तर की लिखावट नकल करने में उस्ताद। पर वो चौथी परछाई जो रसीदें अंदर लेती थी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, उसे बुलाने का एक ही रास्ता है, लाभ दिखाओ। उसने जोर से कहा, आज हाजिर खास में हवालगान के लिए सालाना ठेका दिया जाएगा। जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसे शाही मुहर की सुरक्षित रखरखाव का अधिकार मिलेगा। दरबार में सन्नाटा। फिर एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। साफ दाढ़ी, कड़क चाल, मीर दफ्तर के कातिब आला, मुख्य लेखक रियाजुद्दीन। वो अकड़कर बोला, हुजूर, राजस्व का काम मेरी समझ में है, अगर हवालगान जायज है तो हम। अकबर दहाड़े, कौन कहता है ये जायज है? रियाजुद्दीन सक्का गया, पर संभला तो फरमान किसने जारी किया? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, आपने। काली पोथी में सब हिसाब है, किस दिन किस कोने से रसीद गई, किस चौकी पर कितनी वसूली हुई। आपके हाथों की उंगलियों पर अभी भी नमकरेद के कण हैं। कल रात की गठरी उठाई थी ना? रियाजुद्दीन के चेहरे पर रंग उड़ गया। उसने पलटने की कोशिश की, झूठ, ये साजिश है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, इजाजत हो तो एक आखिरी प्रहार। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने अपनी जेब से मृदुमोम निकाला, उसमें नकली मुहर की छाप ली, फिर दफ्तर की अलमारी से असल शाही मुहर मंगवाई। दोनों छापों को धूप में रखा। कुछ देर बाद दोनों छापों की छाया रेखा, शैडो प्रोफाइल, दीवार पर उभरी। नकली छाप की चौथी पंखुड़ी में वही टूटे नक्काश बिंदु, और असली में इलाही नौ की महीन झिलमिल। ये विज्ञान का खेल नहीं, ईमान का आईना है, बीरबल बोला, और ये आईना कह रहा है, मुहर आप ही ने कटवाई। दरबार में हलचल। गोपी आगे आया और काली पोथी सम्राट के चरणों में रख दी। उसमें दर्ज था, रसीद वाला किस्सा खान से आधा सच खरीदता, नानक मुंशी उससे मेल करके पूरा आदेश रचता, बदरू रंगसाज स्याही घोटता, कल्लू नक्काश मुहर काटता, और रियाजुद्दीन दफ्तर की दीवार से अंदर बाहर आवाजाही करवाकर सिस्टम को वैधता का भेज देता। अकबर की आंखें ज्वाला थी, पर आवाज हिमसी ठंडी, रियाजुद्दीन। क्यों? वो टूट गया, फूट फूट कर बोला, जहां पनाह, कर सुधार की बात मैं बरसों से कर रहा था। सोचा एक झटका देकर व्यवस्था बदल दूंगा। आधे सच का सहारा लिया और लालच बढ़ता गया। मौका मिला तो सोचा हवा पर कर, लोग विरोध करेंगे, पर अगर वसूली में हिस्सा हो तो सब चुप रहेंगे। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, कानून का काम कानून से होता है, धोखे से नहीं। बीरबल, फैसला? बीरबल का न्याय। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, सजा दुगनी हो, एक राज्य के खिलाफ अपराध की और दूसरी भरोसे के साथ धोखे की। एक, रियाजुद्दीन शाही दफ्तर से निष्कासित, संपत्ति जब्त और 1 साल तक अनाथालयों में लेखा कार्य, ताकि ईमान का हिसाब लिखना सीखें। 2, कल्लू नक्काश 5 साल राजकीय पत्थर पुस्तकालय में नक्काशी की सच्ची कला सिखाएगा, बिना श्रेय के। 3, बदरू रंगसाज रंगघरों में खुली स्याही, मानक बनाएगा और हर शीशी पर अपनी मुहर बदरू ईमान अंकित करेगा। अगर फिर कभी झोल तो हाथ कटा नहीं, इस्त कटेगी, यानी उम्र भर शाइग्रों से निष्कासित। 4, नानक मुंशी लिखावट की नकल की कला अब धरोहर संरक्षण में लगाएगा, पुराने शिलालेख पढ़ेगा, कॉपी नहीं करेगा। 5, किस्सा खान और रसीद वाला आधे सच की दुकान बंद, इसके बदले आधे सच का सच नाम से स्टाल, जहां अफवाहों को पकाने के बजाय खंडन सिखाया जाए। लोग आए, अफवाह लाए, और वही तौल कर देखें कि इसमें कितना सच, कितना झूठ। अकबर ने मंजूरी दी, और जनता का क्या?
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जो भी हवालगान दे चुका है उसका रुपया वापस, मगर बाजार में एक बड़ा बोर्ड लगे, हवा मुफ्त है पर दिमाग की खिड़की खोलना जरूरी है। दरबार खिलखिला उठा, पर बात यही खत्म नहीं हुई। आधे सच का आखिरी दाव। 3 दिन बाद शहर में एक नई चिट्ठी तैरती मिली। बीरबल चाहता है कि लोग अफवाहें बंद करें ताकि उसके राज छिपे रहें। नीचे हस्ताक्षर आम आदमी। बीरबल ने चिट्ठी पढ़ी, फिर हंस पड़ा। अब आम आदमी के नाम से बिना चेहरे की राजनीति। उसने तुरंत एक खुला दरबार बुलाया, चौक में, आम जनता के बीच। मंच पर एक खाली कुर्सी रखी और बोर्ड टांग दिया, आम आदमी की कुर्सी। बोला, जो भी आम आदमी हैं और ये चिट्ठी लिखी है, आकर आम कुर्सी पर बैठ जाए। मैं वही जनता के सामने उससे बहस करूंगा। अभी घंटे भर कोई नहीं आया। भीड़ में से किसी बच्चे ने पूछा, अगर वो नहीं आया तो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो आधे सच ने आज मुंह छुपाया है और पूरा सच खुले आकाश में हवा की तरह घूम रहा है। जो चाहो, जितना चाहो, मुफ्त। भीड़ ने ताली बजाई। उसी पल पीछे से एक भारी पगध्वनि तस्लीमुल मुल्क आ गए। बोले, बीरबल, व्यवस्था में खामियां हैं, मगर अफवाहों से नहीं, नीति से सुधरती है। ये तुम्हारी जीत है, मेरी भी। बीरबल ने आदर से सलाम किया। जो सुधार सच से शुरू हो वही देर तक रहता है, हुजूर। अकबर ने मुस्कुराकर ऐलान किया, आज से हर महीने के पहले सोमवार को चांदनी चौक में खुला सच का मेला लगेगा, जहां अफवाहें लाकर तुलवाई जाएंगी, और जो अफवाह झूठ निकले उसका सिक्का वही गलाया जाएगा और उससे स्कूलों के लिए कलम बनेगी। शहर में फिर मेले जैसा माहौल, पर इस बार ईमान की रोशनी के साथ। समापन का मोड़। रात को बीरबल अपने आंगन में टहल रहे थे। गोपी ने पूछा, मालिक, आधे सच का बाजार क्या हमेशा रहेगा? बीरबल ने छत की ओर देखा। जब तक इंसान जल्दी में है, आधा सच बिकेगा। हमारी कोशिश बस इतनी हो कि लोग आधे सच को पूरा सवाल बनाना सीख जाएं। गोपी ने हंसकर कहा, और हवालगान? बीरबल ने खिड़की खोल दी। ठंडी हवा भीतर आई। दीपक की लौ हल्की डोली। हवा पर लगान लगा सकते हैं क्या? उसने हथेली फैलाई। हवा आई, कुछ दिए बिना सब दे गई। जो चीज सबकी है उस पर कर नहीं, सलाम होना चाहिए। गोपी ने हाथ जोड़कर कहा, सलाम हवा माई। और दोनों देर तक हंसते रहे, खुली हवा में, खुले मन से, जहां सच भी खुलकर चलता है। कहानी का संदेश, मोरल, आधा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है। जितनी जल्दी की जाती है उतनी ही आसानी से हम आधे सच के जाल में फंसते हैं। विश्वास व्यवस्था की नींव है। जब भरोसा तोड़ा जाता है, सजा सिर्फ अपराध की नहीं, भरोसे के साथ हुई बदनीति की भी होनी चाहिए। नीति सुधार का रास्ता सच से जाता है, अफवाह से नहीं। जो सुधार धोखे से आता है वो पहली आंधी में उड़ जाता है। सवाल करने की आदत अपनाइए। अफवाह सुने, रुकें और 3 सवाल करें। किसने कहा? क्यों कहा? सबूत क्या है? जो चीज सबकी है, हवा, पानी, भरोसा, कानून की गरिमा, उस पर कर नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए। जब बीरबल ने बुद्धि को वजन में तौला, दिल्ली में उन दिनों एक अजीब अफवाह फैल गई थी। एक दूर देश का व्यापारी आया है जो कहता है कि दुनिया में बुद्धि की भी तौल होती है, और उसने ये भी दावा किया, मेरी बुद्धि सबसे भारी है, जो इसे तौल कर साबित कर दे उसे मैं सोने से तौल दूंगा, और जो साबित न कर सके उसकी बुद्धि मैं खरीद लूंगा। लोग हंस रहे थे। कोई कह रहा था, बुद्धि का वजन? अरे ये आदमी पागल है। तो कोई कहता, कहीं वो जादूगर तो नहीं? मामला गर्मा गया और बात दरबार तक पहुंची। अकबर ने तुरंत व्यापारी को बुलाया। व्यापारी पूरी शान से आया, मखमली कपड़े, चमकते गहने और हाथ में एक अजीब डिब्बा। बोला, जहां पनाह, मैं बुद्धि का वजन कर सकता हूं।
मेरा दावा है कि मेरी बुद्धि आप सबसे भारी है। अकबर थोड़े चिढ़े। बड़ी बड़ी बातें, तुम्हारी बुद्धि हम कैसे तौले? व्यापारी मुस्कुराया। मेरे पास जादुई तराजू है, बस उस पर बुद्धि रखिए। पूरा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। बीरबल भी मुस्कुरा दिए। अकबर बोले, बीरबल, इस दिमागी बाजीगर को जवाब दो, क्या तुम बुद्धि का वजन कर सकते हो? बीरबल ने झुककर कहा, हाँ जहांपनाह, मैं आज बुद्धि का वजन करूंगा। व्यापारी ने व्यंग्य से कहा, देखते हैं आपकी बुद्धि हल्की है या भारी। बीरबल ने कहा, पहले ये बताओ, बुद्धि का वजन कैसे तौला जाता है? व्यापारी बोला, कागज पर अपने सबसे बड़े विचार लिखो और मेरी तराजू पर रखो। जिसका विचार सबसे भारी होगा वही विजेता। बीरबल बोले, ठीक है, पर एक शर्त, पहले आप अपनी बुद्धि लिखिए। व्यापारी ने जल्दी जल्दी कुछ पन्ने भरे और तर्जनी उठाकर प्रकट किया, ये हैं मेरे विचार, मेरी बुद्धि। फिर बोला, अब ये तराजू पर रखिए, अगर ये भारी निकले तो मैं जीत गया। बीरबल ने आदेश दिया, रुकिए, तराजू लाने की जरूरत नहीं, हम यही वजन करेंगे। सब चौंक गए। बीरबल ने मुंशी को बुलाया, एक बैल के चारा तौलने वाली बड़ी तराजू लाओ। तराजू आई। बीरबल ने व्यापारी के कागज तराजू पर रख दिए और कहा, अब वजन रखो। मंत्री ने वजन रखे, तराजू हिली भी नहीं। भगदड़ जैसा माहौल, मुस्कानें फैल गई। व्यापारी चिल्लाया, ये धोखा है, ये मेरी बुद्धि का सही वजन नहीं। बीरबल शांत स्वर में बोले, बुद्धि का वजन कागज से नहीं, परिणाम से मापा जाता है। तुम्हारे विचारों का न तो कोई काम न कोई असर, इसलिए इनका वजन भी नहीं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, तो अब तुम्हारी बुद्धि कैसे तौली जाएगी, व्यापारी? बीरबल ने कहा, सरकार, अब मेरी बारी है, मैं भी कागज नहीं रखूंगा। सब उत्सुक हो गए। बीरबल ने तराजू के एक तरफ एक अंधे गरीब को बैठाया, दूसरी तरफ रोटी, कपड़ा और दवाई रखवाई। फिर बोले, जिस बुद्धि से किसी का जीवन बदले वही भारी होती है। मैंने इस आदमी के लिए व्यवस्था कर दी, अब इसकी जिंदगी बदलेगी। ये है मेरी बुद्धि का वजन। भीड़ तालियों से गूंज उठी। व्यापारी चुप, घमंड जमीन पर पड़ा हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बुद्धि को शब्दों से नहीं, काम से तोलो। जो दूसरों का बोझ हल्का करे वही सबसे भारी बुद्धि वाला है। अकबर गर्व से बोले, बीरबल की बुद्धि का वजन सोने में नहीं, आदर में होता है। व्यापारी शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बोला, मैं हार गया बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सबसे भारी है। और वचन के अनुसार उसने सोने की थैली दान कर दी। बीरबल ने वो सोना गरीबों में बंटवा दिया। मोरल, सबक, बुद्धि कागज पर नहीं, कर्म में दिखाई देती है। जो दूसरों की भलाई करे वही सचमुच बुद्धिमान है। बातों से बुद्धि बड़ी नहीं होती। बुद्धि तब बड़ी होती है जब वो किसी के जीवन